ये आपको अभी स्टिच में रिमूव करो। बस एक और चाहिए मुझे। हाँ वो चीज एक और चाहिए। पहले इसको रख कर रप्चर है। कंटिन्यू करना वैसे इन्फेक्टेड नहीं। एक और चाहिए मुझे। हाँ हाँ भाई डालो। बस ठीक प्रेशर डाल के रखना है ना। है। क्या आप अपने टैटू को हमेशा के लिए हटवाना चाहते हैं? डॉक्टर प्रियाज इनहैंस स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक आपकी इस इच्छा को पूरा करने में मदद करेगा। हमेशा के लिए टैटू से छुटकारा पाएं, परमानेंट रिजल्ट्स बिना किसी दर्द के। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और अपना कंसल्टेशन बुक करें। Hi friends, this is a case of open pores. Here we are doing a procedure called PRP with microneedling. It is an effective treatment for reducing the appearance of enlarged or open pores. The procedure works by stimulating the body's natural collagen and elastin production, which helps to tighten the skin and minimize pore visibility. Result: the increased collagen production and subsequent skin tightening help to reduce the appearance of enlarged pores, giving the skin a smoother, more refined texture. मेरे पास स्टाफ है, आपको कुछ नहीं करना है।
Hi friends, here we are doing a procedure called electrolysis for permanent removal of white hairs. Electrolysis is a safe, effective, and the only FDA-approved method for the permanent removal of grey, white, and other light-colored hair. How electrolysis works for grey hair?
A trained dermatologist inserts a very fine sterile probe into the natural opening of hair follicle, then a small electric current is passed which permanently damage the hair roots and surround. आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम एक्ने के बारे में, जिसमें चेहरे पे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स और खील मुहासे होने लगते हैं। ये क्यों होता है? जब स्किन के रोम छिद्र बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन की वजह से और डेड सेल्स की वजह से ब्लॉक हो जाता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया अटैक करता है और सेकेंडरी इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से लाल दाने, पीले दाने दिखाई देने लगते हैं। कभी कभार फेस पे पेनफुल सिस्ट भी बन जाती है। एक्ने ज़्यादातर यंग एज में होते हैं, क्योंकि यंग एज में बॉडी के अंदर एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ता है, जिससे ऑयल ग्लैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल निकालती है, जिससे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। सेकेंडरी कॉजेज़ में आता है स्ट्रेस फैक्टर, या फिर आप बहुत अनहेल्दी चीज़ें ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली डाइट ले रहे हैं, स्पाइसी चीज़ें ले रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है। कई कभार अगर आपकी फैमिली में एक्ने की हिस्ट्री है, तो आपको भी एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है। अब एक्ने का बचाव कैसे करना है? तो उसके लिए आपको एक दिन में 2 बार फेस वॉश करना है। फेस पे बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना है। लाइट वेट नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। आपको हेल्दी डाइट लेनी है। अगर आपको एक्ने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको अपने नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट करवाना है। थैंक यू। पिंपल जो होता है हमारे फेस पे, तो अगर हम उसे फोड़ते हैं तो क्या वो उससे खत्म हो जाता है या फिर वो और बढ़ जाता है? क्योंकि हमें तो लगता है कि हमने उसे दवा करके निकाल दिया तो हमने ठीक कर दिया, बट एक्चुअल में बाद में देखते हैं वो साइज उसका और बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है मैम, क्या उससे ठीक होता है फोड़ने से, या वो और ज़्यादा ग्रो कर सकता है? देखिए, अगर आपको पिंपल्स हैं तो आपको ऑब्वियसली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, और उसको पॉपिंग और प्रिकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पिंपल को दबा रहे हो तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर
कुछ लोगों में डार्क सर्किल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, उसके लिए वो बहुत सारे क्रीम्स एंड सिरम्स यूज़ कर चुके होते हैं, बट ऑब्वियसली उनसे कोई रिजल्ट तो मिलता नहीं है। इसके लिए रीजनरेटिव मेडिसिन थेरेपी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्योंकि डार्क सर्किल कुछ वजहों से होता है, जैसे कि अंडर आई स्किन का थिनिंग होना, हॉलोनेस हो जाना, पिगमेंटेशन आ जाना और ब्लड सप्लाई का कम हो जाना। तो इन सब कारणों को हम PRP या GFC या एक्सोसोम थेरेपी से बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी थेरेपी न्यू कोलाजेनेसिस करवाती है, इलास्टिन प्रोडक्शन को बढ़ाती है, पिगमेंटेशन को कम करती है और साथ में नियोवैस्कुलराइजेशन करती है, मतलब वहाँ की ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करती है। तो इसलिए डार्क सर्किल के लिए रीजनरेटिव थेरेपी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि विंटर का सीज़न आ गया है और विंटर के सीज़न में बाल बहुत रफ हो रहे हैं, फ्रिजी हो रहे हैं और ब्रेकेबल हो रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम कुछ हेयर केयर रूटीन फॉलो करें तो बालों को हम हेल्दी रख सकते हैं। तो नंबर 1 टिप है कि हफ्ता में 1 या 2 बार हल्का गुनगुना तेल से बालों को मसाज करें, सिर को मसाज करें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। नंबर 2 टिप है कि बालों को बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना धोएं, इससे आपका स्काल्प ड्राई हो सकता है। तो आप हल्का गुनगुना पानी या ठंडा पानी से सिर धो सकते हैं। हेयर वॉश के बाद में आपको सिर पे यानी कि बालों की लेंथ पे कंडीशनर लगाना है। बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करने से बचें। बालों को अगर आपको ब्लोवर या ड्रायर यूज़ करना भी है तो उसके पहले आपको हीट प्रोटेक्टेंट क्रीम लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको बालों में किसी भी तरह की दिक्कत है, डैंड्रफ है, पपड़ी का प्रॉब्लम है या हेयर फॉल का इशू है, तो अपने नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें। लेज़र हेयर रिडक्शन एक मेडिकली एडवांस कॉस्मेटिक प्रोसीजर होती है, जिसमें लेज़र द्वारा अनवांटेड बालों को हटाया जाता है। बालों पे कैसे काम करता है? इसमें ट्रिपल वेवलेंथ डायोड लेज़र का यूज़ होता है, जिससे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लेज़र लाइट निकलती है जो बालों के अंदर मेलानिन पिगमेंट को टारगेट करती है। ये मेलानिन उस लेज़र लाइट को अब्सॉर्ब करके उसे हीट लाइट में कन्वर्ट करता है, जिससे बालों की जड़ें डैमेज होती है और नया बाल उगने की क्षमता काफ़ी हद तक कम हो जाती है। कौन कौन लोग लेज़र करवा सकते हैं? लेज़र हेयर रिडक्शन एक कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर है। इसको कोई भी इंसान जो 15 साल से ऊपर है करवा सकता है। कॉस्मेटिक के साथ साथ काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि हिर्सुटिज्म, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, जिसमें पेशेंट को लेज़र हेयर रिडक्शन करवाना होता है। क्या लेज़र करवाने के बाद बाल नहीं उगते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ लेज़र हेयर रिडक्शन। इसमें आपके बाल आएंगे, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट आएंगे, एकदम बेबी हेयर जैसे लाइट ब्राउन कलर के बाल आएंगे आपके। लेज़र करवाने से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, लेज़र काम करता है बालों की जड़ों पर। अगर जड़ ही नहीं है तो लेज़र काम नहीं करेगा। तो इसके लिए लेज़र सेशन लेने से पहले 2 से 3 हफ्ते पहले आपको कोई भी हेयर रिमूवल मेथड यूज़ नहीं करना है। हाँ, आप शेविंग कर सकते हैं, क्योंकि शेविंग बालों की जड़ें नहीं हटाता, ये सिर्फ बालों को काटता है। कौन कौन से कंडीशन है जिसमें लेज़र नहीं करवाना चाहिए? लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके स्किन में कोई एक्टिव इन्फेक्शन है या स्किन सनबर्न हो गई है, टैन हो गई है, या फिर आपको कोई हार्मोनल इशू चल रहा है जिसकी वजह से आपके शरीर पर बाल आएंगे ही, तो उस कंडीशन में आपको पहले हार्मोनल थेरेपी लेनी होती है, साथ में आपको लेज़र के सेशंस लेने पड़ते हैं। लेज़र के कितने सेशन लेना चाहिए? एक नॉर्मल इंडियन स्किन के लिए लेज़र हेयर रिडक्शन के 6 to 8 सेशंस इनफ होते हैं, बट काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस जैसे हिर्सुटिज्म, हार्मोनल इम्बैलेंस, इनमें लेज़र के नंबर ऑफ सेटिंग्स कई बार बढ़ सकते हैं। लेज़र करवाने से क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? लेज़र के वैसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, अगर एक अच्छी क्वालिटी का लेज़र यूज़ किया जाए और एक राइट पेशेंट सिलेक्शन हो। लेकिन कई बार लेज़र करवाने के बाद में हल्का सा लालपन या छोटे छोटे दाने देखे जा सकते हैं, जो ऑटोमेटिक 5 से 6 घंटे में ठीक हो जाते हैं। लेज़र करवाने के बाद क्या टिप्स ध्यान में रखना चाहिए? लेज़र के सेशंस लेने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर नहीं करना है।
एक्सेसिव स्विमिंग नहीं करनी है, वेकेशंस पे नहीं जाना है और लेज़र करवाने के 8 से 10 दिनों के अंदर आपको कोई भी हेयर रिमूवल मेथड यूज़ नहीं करना है। स्किन पॉलिशिंग, स्क्रबिंग, पीलिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। क्या आप भी अपने अनचाहे बालों से परेशान हो चुके हैं? बार बार वैक्सिंग और थ्रेडिंग करवाना पड़ता है? तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है लेज़र हेयर रिडक्शन। इसमें हम एक ट्रिपल वेवलेंथ डायोड लेज़र का यूज़ करते हैं, जिससे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लेज़र हीट निकलती है जो बालों के रूट्स को डैमेज करती है, जिससे बालों की रीग्रोथ होने की कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये कम्प्लीटली सेफ़ प्रोसीजर है। इसको कोई भी इंसान जो 15 साल से ऊपर है बहुत ईजीली करवा सकता है। बॉडी के किसी भी सरफेस एरिया पे हम लेज़र हेयर रिडक्शन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कंप्लीट सेशंस लेने के बाद में बाल 95% तक कम्प्लीटली डिडक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो हेयर्स आते हैं वो बहुत फाइन और बेबी हेयर्स होते हैं जो इनविजिबल टाइप्स के होते हैं। तो अब फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका लाइफ टाइम अगर हम खर्चा देखें सैलून में जाने का, तो उससे तो 1/4 में ही आप परमानेंटली हेयर फ्री स्किन अचीव कर सकते हैं। क्या आप भी अपने चेहरे पे होने वाले गड्ढों से परेशान हैं और एक बेहतर ट्रीटमेंट की तलाश में हैं? तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है CO2 लेज़र। इस लेज़र में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लेज़र बीम निकलती है जो स्किन के अंदर माइक्रोस्कोपिक थर्मल चैनल्स क्रिएट करती है, जिसकी वजह से स्किन के अंदर न्यू कोलाजेनेसिस होती है, कोलाजन रीमॉडलिंग होती है, स्किन का टेक्सचर 70 to 80% तक इम्प्रूव हो जाता है, स्किन फर्म एंड इलास्टिक हो जाती है। अब बात आती है कि इस लेज़र में कितने सेशंस लगते हैं। तो इसमें अराउंड 6 to 8 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। एवरी प्रोसीजर के बाद में 5 to 7 डेज़ का डाउन टाइम होता है, जिसमें आपको कुछ प्रिकॉशंस रखनी होती है। एक बेहतर रिज़ल्ट के लिए आपको 6 to 8 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, जिससे आपके जो स्कार हैं वो 70 to 80% तक इम्प्रूव हो जाते हैं। सो बेसिकली इट विल स्मूथ योर स्किन एंड बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। सोरियासिस एक क्रॉनिक स्किन डिजीज है जिसमें शरीर पर लाल रंग के उभरे हुए चकत्ते होते हैं और चांदी जैसी पपड़ी आती है। ये ज्यादातर बॉडी के एक्सटेंसिव पार्ट्स पर होते हैं, जैसे कि कोहनी पर, घुटनों पर, कमर पर और सिर में। तो सोराइसिस का कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि जब बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑल्टर होता है तो त्वचा के अंदर इन्फ्लामेटरी सेल्स के नंबर बढ़ जाते हैं, जिससे नीचे की लेयर जल्दी जल्दी ऊपर पपड़ी की फॉर्म में आने लगती है। तो सोरियासिस के बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जिनमें ये डिजीज बढ़ सकती है, जैसे कि इन्फेक्शन में, ट्रॉमा, सर्जरी, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल। तो इन सब कारणों की वजह से ये डिजीज फ्लेयर अप हो जाती है। सोरियासिस का पूरी तरह से इलाज तो संभव नहीं है, बट एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की मदद से डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने नज़दीकी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। थैंक यू। वॉट, जिसे हम मस्सा भी कहते हैं, ये त्वचा पर होने वाली एक छोटी खुरदरी सी गांठ होती है जो कि एक वायरस की वजह से होती है। एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है जो स्किन की सुपरफिशियल लेयर एपिडर्मिस को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो सेल्स होती है वो जल्दी जल्दी ग्रो करती है और वो एक उभार के रूप में दिखाई देती है। अब मस्से को पहचाना कैसे जाता है? तो ज़्यादातर जो मस्से होते हैं वो स्किन के कलर के होते हैं, या फिर लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर के हो सकते हैं। मस्सों की जो सरफेस होती है वो ज़्यादातर खुरदुरी होती है, लेकिन कई कबार चिकनी सरफेस भी हो सकती है। मस्से शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं। तो ज़्यादातर मस्सों में पेन नहीं होता, लेकिन अगर पैरों में मस्से हैं तो वो चलने में दर्द दे सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं। अब मस्से होते कैसे हैं? तो अगर किसी पेशेंट को वॉट है तो उसकी डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आने से वॉट दूसरे पर्सन को वॉट हो सकता है, या संक्रमित व्यक्ति की पर्सनल चीज़ों को शेयर करने से, लाइक उसका तौलिया या जूता, शेयरिंग रेजर का इस्तेमाल करने से वो किसी दूसरे पर्सन में भी फैल सकता है। तो मस्सों को ट्रीट करना इसलिए भी ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी ही फैल जाते हैं और कई कबार ये फैमिली मेंबर को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो मस्सों से घबराने की जरूरत नहीं होती, इसको बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसे बहुत इजीली लेजर या इलेक्ट्रोकॉटरी से एक ही सिटिंग में पूरी तरह से हटाया जा सकता है। इसके लिए आप अपने नजदीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।
हाय, मैं डॉक्टर प्रिया राजौरिया, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट इन मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल। तो मेलेस्मा एक कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जिसमें त्वचा पर भूरे या गहरे भूरे रंग के धब्बे होते हैं। ये ज्यादातर चेहरे पे होते हैं और ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा कॉमन है। अब मेलेस्मा के मुख्य कारण होते हैं, सबसे पहला कारण होता है शरीर में हार्मोन्स का बदलाव होना, जैसे कि प्रेगनेंसी में, जिसे हम प्रेगनेंसी मास्क या कोलाज्मा भी कहते हैं। जो महिलाएं गर्भनिरोधक गोलियां लेती हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर होती हैं, उनमें मेलेस्मा के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा कारण होता है धूप का बहुत ज्यादा संपर्क में आना। जो पेशेंट बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और केमिकल युक्त क्रीम्स यूज करते हैं, उनमें मेलेस्मा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मेलेस्मा कुछ हद तक आनुवंशिक भी हो सकता है। पेशेंट जिनको थायराइड डिसऑर्डर है और एंटीसाइकेट्रिक मेडिकेशन पे है, उनके साइड इफेक्ट में भी मेलेस्मा होने की संभावना रहती है। मेलेस्मा का पूरी तरह से इलाज संभव है। इसके लिए आप अपने नजदीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। थैंक यू। मिलिया, जिसे हम मिल्क स्पॉट या दूध के दाने भी कहते हैं, ये सफ़ेद या पीले रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं जो ज़्यादातर आंखों के आसपास, नोज, चीक्स और फोरहेड पर होते हैं। मिलिया ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का दर्द या खुजली नहीं होती है। अब मिलिया के कारण क्या होता है? तो नॉर्मली स्किन का डेड सेल्स बाहर की तरफ एक्सफोलिएट होता है, बट जिन पेशेंट का स्किन ऑयली होता है या बहुत ज़्यादा ऑयली हैवी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो उनमें डेड सेल्स बाहर की तरफ ना निकल के स्किन के अंदर ही केराटिनाइज्ड हो जाती है, जो मिलिया के रूप में दिखाई देती है। मिलिया, जिन पेशेंट को मिलिया लंबे समय से है, तो वो अपने नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। इसको हम बहुत ही ईजी सिंपल तरीके से स्टेराइल नीडल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम मिलिया एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, और आप इसे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू। पिंपल जो होता है हमारे फेस पे, तो अगर हम उसे फोड़ते हैं तो क्या वो उससे खत्म हो जाता है या फिर वो और बढ़ जाता है? क्योंकि हमें तो लगता है कि हमने उसे दवा करके निकाल दिया तो हमने ठीक कर दिया, बट एक्चुअल में बाद में देखते हैं वो साइज उसका और बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है मैम, क्या उससे ठीक होता है फोड़ने से, या वो और ज़्यादा ग्रो कर सकता है? देखिए, अगर आपको पिंपल्स हैं तो आपको ऑब्वियसली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, और उसको पॉपिंग और प्रिकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पिंपल को दबा रहे हो तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो आपके आसपास के स्किन को इन्फेक्ट करता है, तो पिंपल्स को उल्टा ज़्यादा बढ़ा सकता है। और साथ में अगर आप उसको आप प्रिक कर रहे हो, दबा रहे हो, तो उसकी वजह से आप जो स्किन की जो नॉर्मल नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है, आप उसको इंटरफेयर कर रहे हो, तो उसकी वजह से वो पिंपल और ज़्यादा लंबे टाइम तक बना रह सकता है। साथ में बहुत ज़्यादा आप स्किन को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो जो सराउंडिंग स्किन है वो पिगमेंटेड हो सकती है, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रह सकते हैं। तो आपको कभी भी पिंपल को फोड़ना, दबाना नहीं होता। कैटरीना कैफ है, अगर आपने उसका वीडियो देखा है तो उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि वो क्या करती है, वो अपना एक बर्फ लेकर के उसमें अपना फेस डालती है, उसको फेस को अपने बर्फ में डाल करके रखती है, तो उससे उसका फेस ग्लो करता है या फिर टाइट हो जाता है। मैम, ऐसे ही दावा कई और सेलिब्रिटीज़ ने की है, जिसमें कि एक एक्टर है विद्युत जामवाल, उन्होंने भी कहा था कि वो बर्फ के ड्रम में वो जाकर के उसमें आधा घंटा वो बैठते हैं, तो इससे भी बॉडी बहुत ज़्यादा वो करती है। बर्फ को लेकर मैम क्या दावा है और इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या आपको लगता है कि बर्फ सच में हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है? इन लगातार जो सभी जो दावे कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है मैम? देखिए, अगर हम साइंटिफिकली देखा जाए तो जो आइस होता है वो वासोकंस्ट्रिक्शन करता है। वासोकंस्ट्रिक्शन मतलब होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उसको श्रिंक करता है, जिसकी वजह से एक टेम्परेरी थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और एक टेम्परेरी ग्लो आता है। और अगर आपके फेस पे थोड़ा पफीनेस है, थोड़ा स्वेलिंग है, तो वो टेम्परेरी रिड्यूस हो जाता है। और आइसिंग करने से दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके जो पोर्स होते हैं वो टेम्परेरीली थोड़ा श्रिंक हो जाते हैं, स्किन थोड़ा सा टाइट फील होती है, बट ये सब चीज़ें बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ये कोई परमानेंट इलाज इस चीज़ का नहीं है।